तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना बच्चों मोबाइलिटी। इसको हम मोबाइलिटी बोल देते हैं, मोबिलिटी भी बोल देते हैं, जो आपको ठीक लगे। म्यू इसका सिंबल होता है। अब मोबाइलिटी क्या होता है, जैसे हम सब मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल वर्ड का मतलब क्या होता है? मोबाइल वर्ड का मतलब होता है फ्री टू मूव, जो मूव करने के लिए स्वतंत्र हो, अपने आप कोई इस पर बाउंडेशन ना हो, तो वो होता है मोबाइल। कोई भी चीज़ मूव कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कि वो मोबाइल है। उसी से बना है मोबिलिटी। अब हमें पता है कि हमारे कंडक्टर के अंदर जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इधर मूव करता है और जो होल होता है वो इधर मूव करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर पॉजिटिव मान लेते हैं तो वो उधर मूव करता है होल। ये पढ़ा है हमने। तो कौन कितना फ्री है मूव करने के लिए, वही मोबाइलिटी है। डिफाइन कैसे करते हैं? तो मोबाइलिटी इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। वीडी क्या है आपकी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी बड़ी या कितनी मूव कर रही है, उसी को बोलते हैं मोबाइलिटी। मोबाइलिटी इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि वीडी का जो फॉर्मूला था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, वो क्या होता था? ई टाउ अपॉन एम। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं, माइनस साइन इसलिए कंसीडर नहीं किया। ये वैल्यू जरा यहां रखो। तो मोबाइलिटी का फॉर्मूला आएगा ई टाउ अपॉन एम। वीडी की वैल्यू तो ये रख दी, इस सारे के बटे में क्या आएगा? ई। तो ई से ई कैंसिल हो गया, तो म्यू कितना आया? ई टाउ अपॉन एम। ये मोबाइलिटी आ गई हमारी। ये क्या आ गई? मोबाइलिटी निकाल के। तो अगर मैं कहूं फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए मोबाइलिटी कितनी होगी? म्यू ई। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? ई। रिलैक्सेशन टाइम टॉ फॉर ई, टॉ ई रिलैक्सेशन टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन, और एम हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अगर होल्स की मोबिलिटी निकालोगे तो होल्स की मोबिलिटी का फॉर्मूला आ जाएगा म्यू एच। अब होल पे और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो बराबर होता है, रिलैक्सेशन टाइम टो ई की जगह टो एच लिख दोगे, और मास हो जाएगा मास ऑफ होल एम एच। मास भी लगभग बराबर होता है, फिर मैंने एम एच लिख दिया। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए, होल्स के लिए। अगर मैं पूछ लूं कि इनमें से मोबाइलिटी ज़्यादा किसकी है, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा है कि होल की मोबिलिटी ज़्यादा है, सोचो क्या कहोगे आप लोग? फिर मैं एक सेकंड में आंसर देता हूँ। सोच लिया? तो मोबाइलिटी यानी फ्री ज़्यादा, यानी मूव कौन करता है कंडक्टर में? इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और होल मैंने पहले भी बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि होल्स स्टैटिक होते हैं, वो मूव नहीं करते, वो रेस्ट पर ही होते हैं। तो मोबाइलिटी ऑब्वियसली भी आता है किसकी ज़्यादा होगी, यानी कि मोबाइलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज ग्रेटर देन मोबाइलिटी ऑफ होल्स। फिर क्या मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव और होल के लिए पॉजिटिव होगी? तो आंसर है नो। मोबाइलिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। चाहे इलेक्ट्रॉन्स हो चाहे होल्स हो, दोनों के लिए मोबाइलिटी हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। मोबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। मोबाइलिटी इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो एक बार जरा इसको नोट कर लो फटाफट, पोज करके या स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो, कर लिया होगा। अब जरा मैं इसकी यूनिट की बात करूं कि यूनिट ऑफ मोबाइलिटी क्या होगी, तो देखो कौन कौन सी यूनिट हो सकती हैं इसकी। मोबिलिटी की यूनिट की बात करूंगा तो यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट होगी मीटर पर सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन को जरा ऊपर ले जाओ, -1, कूलम को ऊपर ले जाओ, माइनस का था प्लस का हो जाएगा, और मीटर पर सेकंड। एक यूनिट मोबिलिटी की ये आ जाएगी।
एक और कौन सी हो सकती है, अगेन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का तो मीटर पर सेकंड, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। v को जरा ऊपर ले जाओ, v -1, मीटर -1 को ऊपर ले जाओगे तो 1 मीटर पहले से है, तो मीटर का स्क्वायर और पर सेकंड, वोल्ट इनवर्स मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये दोनों यूनिट इसलिए कराई है कि कई बार क्वेश्चन रिवर्स में पूछा जाता है। ये नहीं पूछा जाता कि मोबिलिटी की यूनिट क्या होगी, बल्कि ये पूछा जाएगा ये यूनिट दे रखी है, ये किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला रख के आप डायमेंशन फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हो, आप खुद करेंगे। ठीक है, तो इसी में एक रिलेशन और कर दूं मैं कि करंट का फॉर्मूला मोबिलिटी की फॉर्म में अगर करना हो तो कैसे करेंगे, यानी कैसे बोलते हैं, करंट इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी, करंट इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी, ये क्या होगा, तो करंट इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी यानी कि I इज इक्वल्स टू, हमारे पास ये फॉर्मूला था NEAVD, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन होता है। अब यहाँ VD की जगह अगर यहाँ से VD निकालोगे तो क्या आएगा, इनको मल्टीप्लाई कर दो, म्यू इंटू में E, तो क्या मैं VD की जगह म्यू इंटू लिख सकता हूँ, तो बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ से देखोगे कि मोबाइलिटी जितनी ज़्यादा होगी करंट भी उतना ज़्यादा आएगा, अगर मोबाइलिटी कम होगी तो करंट भी ज़्यादा आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट ज़्यादा होगा, होल्स की वजह से कम होगा, ओवरऑल टोटल करंट उन दोनों का सम ही होता है। तो यहाँ से अगर कोई पूछ ले करंट इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी निकाल के दिखाओ, तो आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हो। चलो तो जल्दी से फटाफट एक बार इसको नोट कर लो, फिर हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नोट कर लिया, चलो तो जो अगला टॉपिक है अपना वो भी इसी तरह का एक छोटा सा टॉपिक है, बट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, और वो टॉपिक है आपका करंट डेंसिटी। क्या है, द टॉपिक इज करंट डेंसिटी, और इसका सिंबल है J। करंट डेंसिटी सिंबल इसका क्या है, J। ठीक है, अब करंट डेंसिटी नाम की चीज क्या होती है, अभी तो डेंसिटी तो सबने पढ़ा है, डेंसिटी क्या है, मास बाय वॉल्यूम। चार्ज डेंसिटी भी पढ़ लिया हमने, लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट थी तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, एरिया पे थी चार्ज पर यूनिट एरिया, वॉल्यूम पे थी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। बट करंट डेंसिटी क्या है, एक नई टर्म है, नया टॉपिक है, तो जरा समझते हैं J क्या है। तो J होता है I/A, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। बट इसमें कुछ डेफिनेशन में ही बातें ध्यान में करनी है, वो क्या क्या हैं, तो देखो मान लो अपने पास ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर से क्या पास हो रहा है, तो करंट पास हो रहा है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो J क्या है, J है करंट डेंसिटी। I क्या है, I है करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, कितना करंट फ्लो कर रहा है, और जो A है वो है एरिया ऑफ कंडक्टर परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ करंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताई है मैंने, जो ध्यान करनी है तुमने। मान लो मैं इसमें एक छोटा सा ऐसा एक अंदर एरिया एलिमेंट ड्रॉ कर लो जरा, देखो ये अंदर भी एक एरिया है, करंट इसके बीचों बीच से ऐसे पास हो रहा है, I/A, I तो है करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, बट एरिया क्या है, हमें इस कंडक्टर का वो एरिया लेना है जो करंट के परपेंडिकुलर हो।
क्या हो, करंट के परपेंडिकुलर होना चाहिए। एरिया शुड बी परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ करंट। और अगर आप एरिया वेक्टर की बात करोगे तो मान लो ये एरिया है, इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, एन कैप कहाँ होगा, करंट के साथ। तो अगर मैं एरिया वेक्टर की बात करूंगा, मान लो एरिया से वेक्टर लिख दूंगा, तो एरिया वेक्टर क्या होगा, शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। यही इंपॉर्टेंट चीज आपने इसमें ध्यान करनी है कि अगर आपको खाली एरिया दिया है तो एरिया लेना है करंट के परपेंडिकुलर, और अगर एरिया वेक्टर दिया है तो लेना है करंट के साथ में। ठीक है, एरिया होगा तो क्या करेंगे, करंट के परपेंडिकुलर, और एरिया वेक्टर होगा तो करंट के साथ लेंगे हम। मान लो इसमें क्या आ जाए, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि ये कंडक्टर है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है आई, और इस तरह का एरिया एलिमेंट दे दिया। ये एरिया एलिमेंट है, ये एरिया एलिमेंट है, और यहां से अगर मैं इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, ये एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर ये करंट के साथ ये एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, ये एंगल क्या है, थीटा। तो यहां से ये जो एरिया वेक्टर होगा ए, अगर इसको मैं दो हिस्सों में तोड़ूंगा, एक इधर और एक इधर, ये ब्रेक करेंगे तो ये कंपोनेंट कौन सा आएगा, ए कोस थीटा, और ये कौन सा आएगा, ए साइन थीटा। जस्ट सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू द सरफेस एरिया इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो हम क्या लेते थे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लेते थे जो एरिया वेक्टर के साथ है ना। तो यहां भी करंट लेना है, अगर एरिया वेक्टर देखोगे तो एरिया वेक्टर होना चाहिए, एरिया वेक्टर करंट के पैरेलल होना चाहिए, और खाली एरिया देखोगे तो वो करंट के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में हम कंपोनेंट कौन सा कंसीडर करेंगे, ए कोस थीटा। तो जे क्या हो जाएगा, जे इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए था ना, तो ए की जगह क्या आ जाएगा, कौन सा कंपोनेंट ले लेंगे, करंट के साथ वाला, ए कॉस थीटा, क्योंकि हमने इसमें एरिया वेक्टर लिया है, तो एरिया वेक्टर तो करंट के साथ ही लेंगे, तो एरिया वेक्टर करंट के साथ ले लिया, ए कॉस थीटा। तो यहां से अगर आई निकालोगे तो क्या आएगा, जे ए कॉस थीटा, और इसको आप क्या लिख सकते हो, जे डॉट ए। आप इसको जे डॉट ए लिख सकते हो, जे कोस थीटा को बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका मतलब करंट क्या आ गया, डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। तो यहां से दो चीजें आपको निकल के आ रही हैं सामने, वो क्या है, एक करंट स्केलर है, करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, पहले पढ़ा भी चुका हूं करंट स्केलर होता है, यहां से प्रूव भी होगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा क्या आता है, स्केलर। और जे के ऊपर वेक्टर साइन है, इसका मतलब जे क्या है, इसका मतलब जो करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो करंट डेंसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और करंट डेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, तो आगे आप पढ़ोगे करंट डेंसिटी की डायरेक्शन वही होती है जो डायरेक्शन होती है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की, या ये कह सकते हो करंट डेंसिटी जो है करंट की डायरेक्शन में ही होता है, जो डायरेक्शन करंट की होगी उसी डायरेक्शन में करंट डेंसिटी भी जाएगी। आगे मैं रिलेशन में प्रूव भी करने वाला हूं। तो ये समझ में आ गया आपको कि अगर मान लो एंगल दे रखा है तो ये कंपोनेंट वाला इस्तेमाल करोगे, कॉस थीटा वाला फॉर्मूला, और अगर सीधे परपेंडिकुलर दे रखा है तो सीधा एरिया ले लोगे। तो बेसिक आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए करंट डेंसिटी का कि क्या होता है। ठीक है, तो ये जरा नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट? तो अब तक हमने देखो जे का फॉर्मूला क्या पढ़ा, आई अपॉन ए। अब हमें पता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, आई इक्वल्स टू वी डी ई एन ए, है ना। आई और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन होता है। ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो जे का फॉर्मूला क्या बनेगा, वी डी
ENA अपॉन A, तो A से A कट जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं J इज इक्वल्स टू NEVD। तो ये करंट डेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में फॉर्मूला निकालना, तो J को क्या लिख देंगे हम NEVD, ठीक है। और इसके बाद अगर मान लो मुझे J का फॉर्मूला निकालना है इन टर्म्स ऑफ मोबाइलिटी, तो क्या फॉर्मूला आएगा, मुझे पता है कि VD किसके इक्वल आया था, म्यू इंटू में E, क्योंकि मोबिलिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो VD क्या होता है, म्यू इंटू E, तो यहाँ क्या रख देंगे, म्यू इंटू E। तो ये मोबिलिटी का फॉर्मूला आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ, सॉरी, ये करंट डेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ मोबाइलिटी, ये करंट डेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो 1, 2 और 3 करंट डेंसिटी के फॉर्मूला के तीनों को हम न्यूमेरिकल में अकॉर्डिंगली इस्तेमाल कर सकते हैं, जो चीज़ वैल्यू हमें गिवन होगी, ठीक है। अब इसी में देखते हैं ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म को, जिसमें करंट डेंसिटी का इस्तेमाल भी होगा, ठीक है। तो ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म क्या है, अभी पहले पढ़ेंगे फिर इसको डिराइव भी करेंगे। तो उसको बोल देते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, या इसको हम ये भी बोल देते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ तो है क्या, देखो हमें पता है कि जो ओम्स लॉ है वो एक्चुअली में क्या है, V इज इक्वल्स टू R इंटू में I, ये ओम्स लॉ है। वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा, सिर्फ इतना अंतर हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में V की जगह आ जाएगा E, R की जगह यानी कि रेजिस्टेंस की जगह आ जाएगी रजिस्टिविटी, और करंट की जगह आ जाएगा करंट डेंसिटी। E इज इक्वल्स टू रो इंटू में J, E इज इक्वल्स टू रो इंटू में J, इसे बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और करंट डेंसिटी भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां से देख सकते हो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन वही होगी जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, ठीक है। तो हमें पता है, देखो यहां से एक चीज और डिराइव कर सकते हैं, रजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी, दैट इज सिग्मा, और इंटू में ये हो गया J, तो यहां से J को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू में E, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू में E, इसे बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की क्या है, ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है, ठीक है। इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। कई बार पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, तो आपको पता होना चाहिए J इज इक्वल टू सिग्मा E को ही क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, और ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इन दोनों को ही हम डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो एक बार जल्दी से नोट कर लो इसको, फिर इसका डेरिवेशन करते हैं। चलिए, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे और इसको डिराइव करेंगे, ठीक है। अब देखो अगेन वी नो दैट कि जो करंट डेंसिटी है उसका फॉर्मूला देखो अभी अभी मैंने बताया था NEVD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्म में फॉर्मूला होता है I अपॉन A, I की वैल्यू रखेंगे तो कट कुटा के ही हो जाएगा। अब यहाँ पर VD किसके इक्वल होता है, VD होता है EE टाउ अपॉन M, जरा ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो J कितना आ जाएगा, NE, VD की जगह आएगा EE टाउ अपॉन M, तो J इक्वल्स टू N E इंटू E क्या हो जाएगा, E स्क्वायर, और E टाउ अपॉन M। जरा इसको थोड़ा सा कन्फाइंड फॉर्म में लिखे तो इसको हम लिख सकते हैं NE स्क्वायर टाउ अपॉन M, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने कर दिया बाहर, NE स्क्वायर टाउ इकट्ठा कर लिया डिवाइड बाय M, इस E को बाहर कर दिया। अब यहाँ से क्या है, याद करो रजिस्टिविटी का फॉर्मूला आता था M अपॉन NE स्क्वायर टाउ,
ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है m/n² टाउ। इसका उल्टा कर दें तो 1/ρ क्या हो जाएगा, n² टाउ बाय m। तो ये n² टाउ बाय m ही तो है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/ρ लिख सकता हूँ, j = 1/ρ e। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा E = ρ इंटू में j। ये तो हो जाएगा वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। और इससे आगे जरा करोगे, j = 1/ρ क्या होता है, सिग्मा इंटू में E। ये आ जाएगी आपकी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। और कई बार ये सीधा डेरिवेशन पूछा गया है बोर्ड के अंदर। इसको कई बार कहते हैं डिराइव रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जे, सिग्मा एंड ई, इन तीनों में रिलेशन डिराइव करना हो तो ऐसे कर सकते हैं। तो ये है आपका डेरिवेशन वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ का, या माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ किसको बोलते हैं। तो यहाँ से आप ये कर सकते हो। इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो ये बताता है कि जे वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ होती है, और न्यूमेरिकल्स में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक जरा छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं करंट डेंसिटी का, एक बार इसको नोट कर लो फटाफट। चलो, तो न्यूमेरिकल क्या है, देखो हमारे पास इस तरह के एक अरेंजमेंट गिवन है, जस्ट लाइक दिस। थोड़ा और कर लेते हैं इसको। यहां से एक करंट पास हो रहा है इसके बीचों बीच, ठीक है। अब मान लो मैं कहता हूं इस हिस्से में जहां पर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसका डायमीटर जो है यहां से लेके यहां तक का डायमीटर मान लो d1 है। इस हिस्से में जो करंट फ्लो कर रहा है वो I1 है। यहां जो डायमीटर है ये डायमीटर, ये d2 है। यहां से जो करंट फ्लो कर रहा है वो I2 है। तो कैलकुलेट, अच्छा गिवन भी क्या है, गिवन आपको ये है इसमें कि यहां पर जो करंट डेंसिटी है एट d1, जो करंट डेंसिटी है यानी कि J1 है, उसकी वैल्यू है 1.27 इंटू 10⁶ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये करंट डेंसिटी की वैल्यू दे दी आपको, ठीक है, J1 दे दिया यहाँ पे, ठीक है। और D1 की वैल्यू दे रखी है 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर यानी कि 2 इंटू 10⁻³ मीटर, ये कह सकते हो आप। 2 मिलीमीटर इसका डायमीटर है यहाँ का। एक तो कह रहा है फाइंड करंट फ्लोइंग, यहां से कितना करंट फ्लो करेगा। और दूसरा कह रहा है कि इफ करंट डेंसिटी एट D2 is twice as that of D1, then find D2। मतलब अगर यहाँ की करंट डेंसिटी इसकी डबल हो, तो मान लो यहाँ आपने करंट डेंसिटी J1 मानी है और यहाँ मानी है J2, तो ये J2 कितना हो, ट्वाइस हो इसका, तो ये बताइए डायमीटर कितना होगा। चलो करते हैं सोल्व। बड़ा आसान सवाल है, एक बार पोज करके ट्राई करोगे। चलो ट्राई करो एक बार पोज करके। चलो कर लिया, चलिए करते हैं शुरू। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमें पता है करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, I/A। हमें निकालना है I, तो I क्या होगा, J इंटू में A। अब I होता है J इंटू में A, तो I हो गया, J कितना दे रखा है, करंट डेंसिटी कितनी दे रखी है J1, I1 निकालना है ना, तो J1 इंटू में A1।
तो I1 कितना आ जाएगा यहाँ पे, J1 कितना है, करंट डेंसिटी 1.27 इंटू 10 की पावर 6। एरिया यहाँ कितना होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर क्या होता है, डायमीटर का आधा, इसका स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा I1 1.27 इंटू 10 की पावर 6, पाई हो गया 3.14, डायमीटर दे रखा है 2 मिलीमीटर, इसका आधा करोगे 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि ओनली 10 की पावर -3 और इसका स्क्वायर। इसको आप सोल्व कर दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये मैं सोल्व नहीं कर रहा, थोड़ा कैलकुलेशन आप कर सकते हो। तो इस तरह से हमको यहाँ करंट मिल जाएगा। अब दूसरा पॉइंट है कि डायमीटर कैसे निकलेगा। तो एक बात होता है कि डायमीटर तो एरिया से आता है और एरिया करंट डेंसिटी के फॉर्मूले में आता है, तो कहीं ना कहीं करंट डेंसिटी का इस्तेमाल तो यहाँ होगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि J2 किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ J1। अब एक चीज़ देखो, मैंने यहाँ करंट I1 दिया, I2 दिया, बट करंट जब किसी एक क्रॉस सेक्शन से फ्लो करता है तो एरिया हम घटा दें या बढ़ा दें, करंट तो स्टडी फ्लो करेगा ना। कॉन्स्टेंट फ्लो करने के लिए I1 I2 क्या होने चाहिए, बराबर। जैसे मैं एग्जांपल लेता था, पीछे बताया था कि जब भी किसको समझना हो करंट डेंसिटी को, तो पाइप का एग्जांपल ले लिया करो। पाइप में से पानी फ्लो कर रहा है, अब आगे अंगूठा अड़ा दोगे तो पानी बहुत दूर तक जाएगा, पानी क्या जाएगा, बहुत दूर तक, यानी कि निकलने की स्पीड बढ़ जाएगी, निकलने की स्पीड बढ़ जाएगी, बट अमाउंट वाटर का उतना ही होता है, वॉल्यूम तो उतना ही निकलता है, इसीलिए करंट यहाँ से उतना ही निकलेगा। करंट डेंसिटी में डिफरेंस है, तो जरा इसको नोट कर लो। इसलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं फिर। चलो, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डायमीटर निकालना है, तो आपको पता है कि I1 I2 दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब I1 क्या होगा, J1 A1, I2 क्या होगा, J2 A2, ठीक है। J1 तो J1 है, A1 को क्या लिख सकते हो, पाई और D1/2 का होल स्क्वायर। J2 क्या लिख सकते हो, 2 J1 A2 कितना है, पाई D2/2 इसका होल स्क्वायर। तो पाई से पाई कट गया, J1 से J1 कट गया, यहाँ बचेगा D1/4 और यहाँ बचेगा कितना, 2D2/4, ये बच गया। 4 से 4 कट गया, हमें निकालना है D2, तो D2 कितना आएगा, D1/2 और इसका अंडर रूट, यानी कि D2 आ गया D1/√2। D1 कितना दे रखा है, 2 × 10 की पावर -3 मीटर और डिवाइड में √2, तो इसको आप सॉल्व कर देना, ठीक है। सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा मीटर में आएगा आंसर। तो एक छोटा सा फॉर्मूला था करंट डेंसिटी का। तो ये था आज का अपना लेक्चर, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके नोट्स बना लेना अपने आप। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर। तो बहुत अच्छा मतलब वो टॉपिक रहने वाला है, 10th का थोड़ा बेस उठाएंगे और आगे तक बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए फिजिक्स पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।